निशा एक फौजी थी, पर फौजी होने के बाद भी निशा की शादी अमर नाम के एक गरीब लड़के से हुई थी। क्योंकि निशा अमर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी मर्जी से अमर से शादी की थी। निशा ने अपनी शादी के लिए कुछ महीनों की छुट्टियां ली थी। निशा की अभी अभी अमर से शादी हुई थी और इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। निशा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी बीवी बनोगी। मैं एक फौजी का पति हूँ। मुझे खुद पर गर्व है और उससे ज्यादा तुम पर। अमन, हम फौजियों के सीने में भी दिल होता है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं कभी फौजी नहीं बन पाती। छोड़ो ना निशा, पुरानी बातों को भूल जाओ। वैसे भी 1 महीने बाद तुम्हें दोबारा से बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों जब तक साथ हैं हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। निशा और अमर की जिंदगी अच्छी चल रही थी। गरीब होने के बाद भी निशा अपने पति और अपनी सास सुमित्रा के साथ बहुत खुश थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे ही एक दिन निशा अमर के साथ किसी काम से बाहर जाती है और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में निशा तो बच जाती है, पर अमर के सर पर काफी चोट लगती है, जिस वजह से अमर अपाहिज हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति भी थे, वो कहाँ है? माफ करना निशा जी, पर आपके पति अब कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकते और वो इस समय कोमा में है। डॉक्टर की बात सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कुछ दिनों बाद निशा अपने पति के साथ घर जाती है, जहां सुमित्रा निशा से कहती है, बहू, ये अमर को क्या हो गया? हे भगवान, तूने मेरे बेटे के साथ ये सब क्या किया? उसने तो अभी ही अपनी जिंदगी जीना शुरू किया था, और अगर तुझे ऐसा ही कुछ करना था तो मेरे साथ करता ना। मैंने तो अपनी पूरी दुनिया देख ली, लेकिन मेरे बेटे के सामने तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। मेरी बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तूने उसके जीवन में इतना बड़ा दुख ला दिया। आखिर क्यों किया भगवान तूने ऐसा? माँ जी, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात आप भूलिए मत, आपकी बहू एक फौजी है। उसके ऊपर कितने ही दुख का पहाड़ आ जाए, वो अपने सारे दुखों को झेल जाएगी। बस आप हिम्मत रखिए, अमर जी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। निशा अपनी सास को दिलासा देती है, पर उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह अपने पति अमर का इलाज कैसे करवाए, क्योंकि निशा के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपने पति का इलाज करवा सके। इसलिए निशा अमर का इलाज एक सरकारी हॉस्पिटल से करवाती है। ऐसे ही एक दिन निशा डॉक्टर से मिलती है और उनसे बोलती है, डॉक्टर जी, मेरे पति को कोमा में गए हुए 15 दिन हो चुके हैं, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों बाद मुझे भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाना होगा। मेरे अलावा मेरे पति का और कोई नहीं है जो उनका ख्याल रख सके। मैं चाहती थी कि सारी जिम्मेदारी माँ जी के ऊपर ना आए। वो सब कुछ इतना अकेले नहीं सह पाएंगी। निशा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर हम डॉक्टर भी आपकी तरह इंसान हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं लिखा, सब कुछ तो भगवान का किया होता है। मैं तो फिर भी आपको यही कहूंगा कि अगर आप अमर जी का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएं तो शायद वो जल्दी से ठीक हो जाए। इतना बोलकर डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। देखते ही देखते इसी तरह से 1 हफ्ते और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक निशा के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी छुट्टी रद्द की जाती है। अब क्या था, निशा एक फौजी थी, उसके देश को उसकी जरूरत थी, इसलिए निशा अपना सारा दुख भूलकर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होने लगती है और तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है। बहू, तूने ये कपड़े क्यों पहन लिए? अभी तो तेरी छुट्टी बची हुई है ना, और तूने तो कहा था कि तू छुट्टी पर यहीं रहेगी महीनों तक, जब तक अमर ठीक नहीं हो जाएगा, और अचानक खुद तैयार होकर ये सब क्या है? हाँ माँ जी, क्योंकि देश को मेरी जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही फोन आया था। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर मेरा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे सुबह होने से पहले बॉर्डर पर जाना होगा। नहीं बहू, तू अभी कहीं नहीं जाएगी, और मैं तेरी सास हूँ और इस नाते मैं तुझे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ऐसे हालातों में मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और तू ऐसी बातें कर रही है। माँ जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बहू एक फौजी है। मैंने कसम खाई है कि किसी भी हाल में अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए। और अभी मेरे लिए जितने जरूरी अमर है,
उससे कहीं ज्यादा मेरा देश। इसीलिए माँ जी मुझे जाने दीजिए। बहू, तेरा यहाँ होना भी तो जरूरी है ना। ये अकेले ये सब कुछ कैसे संभालूंगी मैं? तू खुद बता, अमर की ऐसी हालत है और तू बॉर्डर पे दुश्मनों से कैसे लड़ेगी? सुमित्रा निशा को बार बार रोकने की कोशिश करती है, पर निशा बार बार अपनी सास को समझाती है, जिस पर ना चाहते हुए भी सुमित्रा निशा को जाने की आज्ञा देती है। अब निशा बॉर्डर पर जाकर अपने दुश्मनों से जंग लड़ती है और समय समय पर अपनी सास को फोन करके अमर की खबर भी लेती है। माँ जी, अमर जी ठीक तो है ना? नहीं बहू, अमर को और मुझे तेरी बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में अमर का इलाज करवा सकूं। बहू, तू जल्दी से घर आ जा। मुझे और अमर को तेरी बहुत जरूरत है। ये सब खबर सुनकर निशा अंदर ही अंदर रोने लगती है, पर वो किसी को अपना दुख नहीं बताती और अपनी टीम के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ती है। देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीने के बाद फिर निशा छुट्टी के लिए अर्जी डालती है, पर उसे छुट्टी नहीं मिलती। और इस बार जब निशा की बात उसकी सास से होती है तो निशा को एक बहुत बड़ी दुखद खबर मिलती है। माँ जी क्या हुआ? आप रो क्यों रही? अमर जी ठीक तो है ना? बहू, हमारा अमर हमारे बीच नहीं रहा। तेरा सुहाग उजड़ गया। तू जल्दी से घर आ जा ताकि अपने पति की आखिरी झलक देख सके तू। ये खबर सुनते ही निशा के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को आर्मी कैंप में पाती है, जो खुद को संभाल नहीं पाती। पर वो करती भी क्या, उसके सामने उसकी देश की जिम्मेदारी थी। निशा अपना सारा दुख भूलकर एक बार फिर से उठ खड़ी होती है और अपने दुश्मनों को इस बार मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसके बाद निशा को छुट्टी मिल जाती है। पर जब तक निशा अपने घर आती, उसके पति का अंतिम संस्कार हो चुका था और निशा एक आखिरी बार अपने पति को अलविदा भी नहीं कर पाती। बहू, तूने आने में बहुत देरी कर दी। अमर की चिता ठंडी हो चुकी है। अब हमारा अमर हमारे बीच नहीं रहा। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है? आखिर मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों है? मैं अपने पति को आखिरी बार देख भी ना सकी। निशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, पर निशा हार नहीं मानती और अमर के गुजर जाने के बाद निशा अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपनी सास के साथ एक साधारण जीवन जीती है। रानी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें नीली और शरीर गोरा था। वो इतनी सुंदर थी कि अगर उसको कोई देख लेता तो उसकी नजर उस पर ठहर जाती। लेकिन कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ठीक उसी तरह रानी सुंदर तो थी, लेकिन रानी के अंदर एक कमी भी थी और वो कमी थी उसके पाद मारने की। रानी हर जगह पाद मारने लगती थी। रानी अपनी माँ सुशीला और अपने पिता रघु के साथ रहा करती थी। रानी को खाने का बहुत शौक था और वो हद से ज्यादा हर वक्त खाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा रानी, मैं सोच रही हूँ तेरी शादी करवा दूँ। लेकिन माँ, मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों? जल्दी कहाँ हो रही है बेटा? तेरी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई है। माँ, बेटा प्लीज मेरे लिए। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगता है आप वैसा करो। इस तरह से अब रानी अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही अब अगले दिन रानी को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे बहन जी, अगर आपने हमारी खातिरदारी कर ली हो तो अब बारी है हमें हमारी बहू का चेहरा देखने का। चेहरा दिखा दो जरा हमारी बहू का। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ अपनी रानी को। इस तरह से सुशीला रानी को लेकर हॉल में आती है, जहाँ रानी को देखकर वो औरत रानी को देखते ही पसंद कर लेती है और सुशीला से कहती है, सुशीला बहन, हमारी होने वाली बहू तो बेहद खूबसूरत है दिखने में। मुझे तो लग रहा है जैसे रानी कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा है। बहू, तू यहाँ क्यों खड़ी है? इधर आ जरा, अपने हाथों से मुझे चाय दे। जी। इस तरह से रानी जैसे ही चाय देने लगती है, वैसे ही रानी पाद मार देती है। पाद मारने की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है और रानी भी शर्म से लाल हो जाती है। रानी को शर्म से लाल होता देख रानी की होने वाली सास हंसती है और रानी से कहती है, अरे ये क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं बेटा, अक्सर ये हो जाता है। वैसे ये पाद पूत तो हर कोई मारता है। तू यहाँ बैठ मेरे पास। इस तरह से
जब रानी सोफे पर बैठती है, थोड़ी देर बाद एक बार फिर रानी तेज आवाज में पाद मारती है और अब रानी धीरे धीरे पाद मारने लगती है। ये देख लड़के की बहन उसे बोलती है मम्मी, ये तो हमारी होने वाली भाभी या आपकी बहू नहीं बल्कि पाद मारने वाली बहू है, जो बार बार पाद ही मारती जा रही है, वो भी अलग अलग स्टाइल में। सही कहा बेटा तूने, ये तो पदौड़ी लग रही है। माफ करना सुशीला बहन, मैं अपने बेटे की शादी इस पदौड़ी लड़की से कभी नहीं करवाऊंगी। अगर ये आज इतना पाद मार रही है तो कल को मेरे घर में आके कितना पाद मारेगी। मेरे घर में तो हर वक्त बदबू ही फैली रहेगी। छी छी, मैं अपने बेटे की शादी इस लड़की से कभी नहीं करवाऊंगी। इस तरह से अब लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये देख रानी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने दुख को अपने माँ बाप के आगे जाहिर नहीं होने देती। ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन रघु अपनी पत्नी सुशीला से कहता है, सुशीला, मैंने अपनी बेटी रानी के लिए एक राज नाम के लड़के का रिश्ता देखा है और वो कल आ रहे हैं हमारी बेटी को देखने। लेकिन रघु जी, आप तो जानते ही हैं हमारे बेटी को पाद मारने की बीमारी है। हम लड़के वालों से उसके सच को कैसे छिपाएंगे। एक काम करना, कल तुम उसको कुछ भी खाने मत देना और जब वो खाएगी नहीं तो पादेगी भी नहीं। क्या ये करना सही होगा? हमारी बेटी शादी लायक हो चुकी है और अपनी बेटी के लिए कुछ सोचना मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। इस तरह से अब सुशीला मान जाती है और इस काम के लिए सुशीला रानी को मना लेती है। अगले दिन राज और उसकी माँ पिंकी रानी को देखने आती हैं। रानी को देख पिंकी भी उसको देखते ही पसंद कर लेती है और सुबह से कुछ न खाने की वजह से रानी भी उनके सामने पाद नहीं मारती और अब राज और रानी का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद रानी और राज की शादी भी हो जाती है। शादी के अगले दिन रानी की मुंह दिखाई थी। रानी को चारों तरफ से औरतों ने घेरा हुआ था। हर तरफ गीत संगीत हो रहे थे। तभी रानी पाद मारती है। उस पाद की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। पाद की आवाज सुनकर पिंकी की एक पड़ोसन पिंकी से कहती है, पिंकी बहन, तेरी बहू ने कितनी जोर से पाद मारा है। इसकी पाद की आवाज तो हमारे संगीत की आवाज से भी तेज निकली। और देख, सभी तेरी बहू को ही देखने लग गए हैं। हाँ तो क्या हुआ, पाद ही तो है, इट्स नेचुरल, ये तो सभी को होता है। क्या तूने कभी पाद नहीं मारा? हाँ मारा है, लेकिन इतनी जोर से। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है यार। जस्ट चिल बहू, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, सब पाद मारते हैं, तुमने भी मार दिया। मम्मी जी, पर क्या बहू? रानी तू ये क्या करने जा रही थी? अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मैं यानी कि उनकी बहू पदौड़ी है तो वो मुझे राज से अलग कर देंगी। नहीं नहीं, मैं मम्मी जी को कुछ भी नहीं बता सकती। बहू किस सोच में पड़ गई? क्या हुआ बताओ। अब वो मेरा मतलब कुछ नहीं। ये बात सोचकर रानी पिंकी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपनी मुंह दिखाई पर अपनी नजरें झुकाए बैठी रहती है। तभी एक बार फिर रानी बहुत जोर से पाद मारती है और कंटिन्यू लगातार वो 5 से 6 बार पाद मार देती है। ये देख एक पड़ोसन एक बार फिर बोलती है, पिंकी बहन लगता है तेरी बहू का पाचन तंत्र खराब है। बहू, रात में क्या खा लिया था जो तू आज इतनी पाद मारे जा रही है? पड़ोसन बोल ही रही होती है कि तभी एक बार फिर रानी जोरदार पाद मारती है। ये देख अब सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और दूसरी पड़ोसन बोलती है, पिंकी बहन, तेरी बहू बहू नहीं बल्कि पदौड़ी बहू है। अरे बहू ला ही रही थी तो कोई अच्छी बहू ले आती। तूने हाल ही इसकी शक्ल देखकर अपने बेटे की शादी इस पदौड़ी से करवा दी। ये सब सुन रानी जोर जोर से रोने लगती है। ये देख पिंकी सबको जवाब देते हुए उनसे बोलती है, मेरी बहू के अंदर बहुत गुण है, मेरी बहू सर्वगुणी है। क्या हुआ अगर ये पदौड़ी है तो? जैसी भी है मेरी बहू है, मैंने इसको अपनी बहू के रूप में रखा है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, मेरी बहू की मुंह दिखाई हो गई है, इसीलिए आप लोग खाना खाइए और अपने अपने घर को जाइए। इतना बोलकर पिंकी अपनी बहू को उसके कमरे में ले आती है और अपनी बहू को चुप करवाते हुए उससे कहती है, बहू तू रो मत, क्या हुआ? अगर तुझे पाद मारने की प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी। मम्मी जी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे ठुकरा देंगी तो। बहू तेरी सास ऐसी नहीं है, और रही तेरी बीमारी की बात,
और ये राज मुझे शादी से पहले ही पता था। वो कैसे मम्मी जी? जब हम लोग तुझे देखने घर आए थे तब तेरे पिताजी से रहा नहीं गया, उन्होंने मुझे कॉल करके सब बता दिया था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, मुझे और मेरे बेटे को तो तुझसे मतलब है बेटी। तुम्हारा इलाज हम बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाएंगे। अब क्या था, अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनकर रानी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और वो अपनी सास को गले लगा लेती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और पिंकी और राज दोनों रानी का इलाज करवाते हैं। इस तरह से रानी के पाद मारने की बीमारी ठीक हो जाती है और सभी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल की देशभक्ति। ये कहानी है मीनल की, जो कि एक बहुत ही बहादुर महिला फौजी थी, जो कि देश की रक्षा करने के लिए आए दिन बॉर्डर पर तैनात रहा करती थी। ऐसे ही मीनल अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने गांव रामपुर वापस आ रही थी। आते आते मीनल को रात हो जाती है। मीनल देखने में काफी सुंदर थी, जिसे देखकर कोई भी अपना दिल दे बैठता था। मीनल जब घर आ रही थी तब रास्ते में उसे 2 लड़के दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़का मुखिया का बेटा होता है, जिसका नाम हरीश होता है, और वो मीनल को छेड़ते हुए कहता है, आय हाय क्या लड़की है, देख कर ही दिल करता है कि अभी प्रपोज कर दूं इसे। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, तेरी भाभी है ये, तो रुक मैं अभी प्रपोज करके आता हूँ इस लड़की को। वो दोनों लड़के मीनल के आगे पीछे मंडराने लगते हैं। मीनल सबसे पहले उनको प्यार से समझाती है और कहती है, देखो तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। हम तो ट्राई भी करेंगे और बात भी हमारी बनेगी। और हाँ, हम इस गांव के मुखिया के बेटे हैं और आज तक हमें किसी लड़की ने मना नहीं किया। तो तुम किस खेत की मूली हो? मैं जिस खेत की मूली हूँ उस खेत के एरिया का आकलन करना भी तुम्हारे दादा परदादा की सोच से बाहर है, समझ गए? बात तो सही, तुम काफी ज्यादा तीखी नजर आ रही हो और मुझे तीखी चीजें बहुत पसंद है। बहुत हो गया तुम लोगों का, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। रात काफी हो चुकी है, मुझे अपने घर जाने दो। घर जाने की कोशिश कर सकती हो तो कर लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें आज घर जाने ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो लड़के मीनल के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। मीनल भी उन लड़कों के साथ बराबरी की टक्कर के साथ लड़ाई कर रही होती है। तभी दूसरा लड़का मीनल को खाई में धक्का दे देता है और खाई में गिरने के बाद मीनल की मौत हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीनल के माता पिता मीनल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर मीनल का कहीं भी अता पता नहीं होता। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। ऐसे ही उस गांव में मुखिया का बेटा अपना अटक मचाना शुरू कर देता है और वो गांव की लड़कियों को आए दिन छेड़ा करता है। एक दिन मुखिया का बेटा हरीश गांव की एक लड़की को परेशान करता है और उसे कहता है, अरे कहाँ चली हो मैडम, गोभी का फूल बनके आओ कभी हमारे खेत में। वो लड़की डर जाती है और चुपचाप वहाँ से भागने लगती है। तभी हरीश उसके आगे आ जाता है और उसको परेशान करते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा क्या? हमसे बात भी कर लो। अरे हम गांव के मुखिया के बेटे हैं, लड़कियां तरसती हैं हमसे बात करने के लिए, और हम हैं कि अब तुमसे बात करने आए हैं तो तुम हमसे मुंह फेर रही हो। देखो साहब, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ, मुझे आप जैसे अमीर लड़कों से बात करने का कोई शौक नहीं है। अरे सबकी किस्मत अब हमारी जैसी थोड़ी होती है मैडम, अब हम अमीर हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है, और तुम्हारी किस्मत का ताला भी तो खोल रहा हूँ। तुमसे बात करके इतना क्यों इतरा रही हो? मुझे जाने दो साहब। ऐसे कैसे जाने दूं? आज तक किसी लड़की के ऊपर हमारी नजर गई है तो या तो वो लड़की इस दुनिया से ऊपर गई है या फिर हमारे पास आई है वो। इतना बोलकर हरीश उस लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तभी जोर से तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। पेड़ के पत्ते झड़ने लग जाते हैं। आसपास का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो जाता है। तभी वहाँ पर एक फौजी चुड़ैल आ जाती है। फौजी चुड़ैल को देखकर हरीश बहुत डर जाता है और हरीश वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हरीश जहाँ भी जाता वो फौजी चुड़ैल फिर से वहाँ आ जाती। हरीश उस चुड़ैल से कहता, माफ कर दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
तुम मुझे मारना क्यों चाह रही हो? मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। आज तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। इतनी मुश्किलों के बाद तो तू मुझे मिला है, तो मैं तुझे कैसे जाने दूं? आज तेरे जीवन का अंत है। मेरी गलती तो बता दो, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? याद कर वो दिन जब तूने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे खाई से धक्का दिया था। अच्छा, तो वो तुम हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। हरीश चुड़ैल से काफी ज्यादा माफी मांगता है, मगर आखिरकार अंत में फौजी चुड़ैल हरीश को मार के गांव के ही पेड़ पर लटका देती है। ये सारा नजारा देखकर वो लड़की डर जाती है। तभी वो फौजी चुड़ैल उस लड़की से कहती है, तुम डरो नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इस गांव का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। हरीश जैसे 100 भी आ जाएं तब भी मैं उनको इसी तरीके से मौत के घाट उतार दूंगी। आप कौन है वैसे? मैं मीनल हूँ, फौजी मीनल। मैं छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर वापस लौट रही थी, तभी इन्हीं दरिंदों ने मेरे साथ जबरदस्ती की और आखिरकार अंत में इन्होंने मुझे खाई से धक्का दे दिया और मैं नीचे गिरकर मर गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है और मेरी आत्मा ने खुद से ये प्रण लिया है कि मैं इस गांव और देश की रक्षा करूंगी, भले ही मैं इस दुनिया में ना रहूं। ओह, तो मीनल दीदी, आपको इन दरिंदों ने मारा था? आपके माता पिता ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको? जानती हूँ, मगर इसके जैसे और भी हैं इस गांव में जो लड़कियों की इज्जत को कुछ नहीं समझते। देश के नागरिक होने के बाद भी ये लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और मैं ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फौजी चुड़ैल उस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचा देती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद हरीश की लाश को पेड़ पर लटका हुआ देखकर गांव के मुखिया गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और वो पता करवाते हैं कि हरीश से आखिर में कौन मिला था। काफी मशक्कत के बाद पता चलता है कि हरीश से आखिर में गांव की वही लड़की मिली थी जिसे हरीश परेशान कर रहा था। मुखिया पूरे गांव के सामने उस लड़की को पेश करता है और उससे सवाल जवाब करते हुए कहता है, हरीश की मौत से पहले आखिर में तुम मेरे बेटे से मिली थी, तो बताओ मेरे बेटे को किसने मारा है? मुझे नहीं पता काका, वो तो मैं किसी काम से घर वापस आ रही थी, तभी मालिक मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो तो मैं किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग गई। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। देखो लड़की, सच सच बता दो वरना पूरे गांव के सामने तुझे भी इसी तरह पेड़ के साथ लटका देंगे। मुझे नहीं पता कुछ भी। वो मुखिया लड़की की एक बात नहीं सुनता और उस लड़की को पूरे गांव के सामने पेड़ पर लटकाने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ फौजी चुड़ैल आ जाती है और फौजी चुड़ैल मुखिया को उल्टा पेड़ पर लटका देती है और सबके सामने कहती है, ए मुखिया, तेरा बेटा एक नंबर का निहायती बदतमीज लड़का था। उसने सबसे पहले मेरी जान ली। वो गांव की बहुत सी लड़कियों के साथ जबरदस्ती किया करता था, इसीलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ बताकर चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गांव के लोग मुखिया को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मुखिया किसी तरीके से खुद को बचाता है और वहाँ से भाग जाता है।